बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। 700 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग और मलिक रियाज को अरबों रुपए का तोहफ़ा है। इसके साथ साथ जनाब इमरान खान ने आसफ़ अली ज़रदारी को पैगाम भिजवा दिया है। इस पैगाम में क्या कुछ कहा गया है और जवाब क्या दिया गया है, ये सब चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है। और इसके साथ साथ PTI के दौरे हुकूमत में किया गया एक बड़ा फ्रॉड बेनकाब हुआ है। ये तमाम तफसीलात शेयर करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो वीलॉग के आगाज़ में सबसे पहले हम बात करेंगे 700 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की, और इसके साथ साथ अरबों रुपए के जो तोहफ़े दिए गए हैं एक प्रॉपर्टी टाइकून को, मलिक रियाज को। ये जो तोहफ़े हैं ये किसने दिए और ये कहानी कैसे मंजर आम पर आई है। तो पीपल्स पार्टी जो कि पिछले कमोबेश 15 साल से लगातार सिंध में बरसरे इक़्तिदार है, लेकिन ये सवाल बारहा कई सालों से किया जा रहा है और आज तो बड़े तसलसल के साथ किया जा रहा है कि क्या पीपल्स पार्टी ये क्लेम कर सकती है कि वो पाकिस्तान के दीगर सूबाजात को सिंध बना सकती है। अगर उन्होंने वहाँ पे ये तरक्की की है तो उन्हें ये क्लेम करना चाहिए, लेकिन जनाब वो क्लेम क्यों नहीं कर रहे, इसका जवाब दिया है राव अनवार साहब ने। राव अनवार वो हैं SSP सिंध पुलिस से साबिक, आपके इल्म में है, बड़ी मारूफ शख्सियत है। उनका एक ताज़ा तरीन इंटरव्यू एक निजी TV चैनल पे ऑन एयर हुआ है, और अपने इस इंटरव्यू में उन्होंने आसफ़ अली ज़रदारी, पीपल्स पार्टी की हुकूमत और बिलखसूस ये जो 15 साला इक़्तिदार है इसका इस तरह से पोस्टमार्टम किया है कि मतलब इसमें जो यकीन करना मुश्किल इसलिए हो जाता है कि यार ये राव अनवार जो है ये ज़रदारी का कभी बच्चा था, और राव अनवार साहब ये बातें करेंगे ये कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। तो राव अनवार जिन्होंने ये इंटरव्यू दिया है उनका ये कहना है कि गुज़िश्ता 5 साल, वो बात कर रहे हैं 2018 से 23 के पीरियड की, पिछले 10 साल की वो बात नहीं अभी कर रहे। वो कह रहे हैं जी 2018 से 23 के इन 5 सालों में 700 बिलियन रुपए यानी कि 700 अरब रुपया जो है ये मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए बैरून मुल्क भेजा गया है। ये पैसा अमेरिका, कनाडा, तुर्की, सऊदी अरब, चीन और दीगर ममालिक में गया, और वहाँ पे ये पैसा मुख्तलिफ़ सेक्टर में जो है वो इन्वेस्ट किया गया है। और इस मनी लॉन्ड्रिंग में बड़े बड़े नाम हैं, उसमें कई लोगों के नाम भी लेते हैं। उन्होंने आसफ़ अली ज़रदारी साहब के हवाले से और भी कई इंकशाफात किए हैं। उनका कहना है कि जी ये सारा कुछ उनकी मर्ज़ी से हो रहा है, यानी कि आसफ़ अली ज़रदारी और पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में इसी तरह ज़मीनों पे कब्ज़ों का मामला है। और वो तो कहते हैं कि जो कराची है, कराची में ये जो जगह जगह पे गोठ बसाई गई हैं ये सारी की सारी कब्ज़ा की हुई ज़मीनों पे ला के सिंधियों को बसाया गया है। बुनियादी तौर पे जो कराची था, कराची में पारसी थे, हिंदू थे, गबूल थे, बलोच थे, ये इनकी ज़मीनें थीं, या फिर वो लोग थे जो हिजरत करके हिंदुस्तान से पाकिस्तान और कराची में आबाद हुए, तो इनको जो है वहाँ पे अलाटमेंट की गई थी जिन ज़मीनों की, उन लोगों की ज़मीनें थीं। और वो ये भी उन्होंने इंकशाफ किया कि पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में बहुत सारे नाम, जैसे वो एक नाम था अवैस मुज़फ़्फ़र टप्पी, जिनके बारे में ये कहा जाता था कि ये अपना आसफ़ अली ज़रदारी साहब के मुंह बोले बेटे भी हैं और बड़े बाइख्तियार हैं, बल्कि वो एक CM जो है डिफेक्टो CM थे। तो उनके बारे में वो कहते हैं जी बिल्कुल वो CM हाउस में बैठते थे और वो भी सारे मामला तो उनके भी अच्छे नहीं थे। इसी तरह खालिद शहनशाह, ये खालिद शहनशाह वो शख्स है जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का आई थिंक सिक्योरिटी इंचार्ज था। और खालिद शहनशाह के बारे में और इसी तरह बिलाल शेख नामी शख्स है, उनके बारे में वो कहते हैं कि ये लोग जो हैं वो आसफ़ अली ज़रदारी के चूज़ करदा लोग थे, लेकिन ये सारे के सारे क्रिमिनल लोग थे, ये रिकॉर्ड याफ्ता क्रिमिनल थे, और ये मुख्तलिफ़ किस्म की डकैती, कत्ल और दीगर जो संगीन किस्म के मुकदमात हैं उनमें ये मतलूब लोग थे। और इनको आसफ़ अली ज़रदारी ने जो है बीबी की सिक्योरिटी पे वो इनकी चूज़ थी कि इन्होंने इनको वहाँ पे मुकर्रर किया था। इसी तरह मोहतरमा की आमद के मौका पर सानिया कारसाज में जो धमाका हुआ था उसमें भी ये काफ़ी शुक्को शुबहात ज़ाहिर करते हैं। ये कहते हैं कि जी उसमें तो चूँकि सिक्योरिटी के कुछ ऐसे इंतज़ाम थे कि मोहतरमा बच गई, लेकिन 200 के करीब लोग जो हैं वो शहीद हुए, मारे गए, माजूर हुए।
तो ये तमाम जो बातें वो कर रहे हैं ना, इसमें वो घुमा फिरा के पीपल्स पार्टी की हुकूमत को ज़िम्मेदार करार दे रहे हैं, आसफ़ अली ज़रदारी को ज़िम्मेदार करार दे रहे हैं, और वो पीरियड इसकी बात कर रहे हैं जब मोहतरमा की असैसिनेशन हो जाती है, उसके बाद इसमें तेज़ी आती है। वो कहते हैं कि जब मोहतरमा की असैसिनेशन के बाद पार्टी मुकम्मल तौर पे आसफ़ अली ज़रदारी साहब के कब्ज़े में आई, तो उसके बाद ये कराची में जो है वो एक तो ये कब्ज़ा माफिया सरगर्म हुआ ज़मीनों पे, और इसी तरह ये मलिक रियाज ने जिस तरह कराची में ज़मीनों पे कब्ज़े किए, ये सारी चीज़ें, मनी लॉन्ड्रिंग की जाती रही, तो ये एक्टिविटीज़ जो है वो तेज़ हुई हैं। और अपने इस इंटरव्यू में, जिसका ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 जो है वो अगले हफ्ते भी आएगा, उसमें उन्होंने कहा है कि जी 700 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग, और वो ये कहते हैं कि मलिक रियाज को 1300 अरब का फ़ायदा जो है वो पहुंचाया गया। दानिस्ता तौर पे ये लोगों की ज़मीनें हथिया गए, हथिया के ये सारा करके 1300 अरब का जो फ़ायदा है वो मलिक रियाज साहब को मिला है। अब इनके ये इल्ज़ामात जो हैं वो एक तरफ रख के आप सिर्फ ये जायज़ा लें कि ऐसे वक्त में कि जब मुल्क में इलेक्शन का दौरा है और पीपल्स पार्टी इस वक्त काफ़ी सरगर्म है, इस वक्त में राव अनवार का इंटरव्यू, क्या ये कोई इशारे तो नहीं दे रहा कि कहीं किसी का कोई प्लान तो नहीं है कि जी पीपल्स पार्टी को जो है वो इस मौके पे बदनाम करना है और इसका कोई फ़ायदा उठाना है, कि या फिर ये इनका कोई ज़मीर जो इनको मलामत कर रहा है और ये हकीकत बयान कर रहे हैं। अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है, लेकिन सिंध के साथ जो जुल्म हुआ है वो सबके सामने है कि हर दौर में सिंध के साथ जुल्म हुआ। और इसके साथ साथ जनाब आसफ़ अली ज़रदारी साहब जो हैं वो एक इंटरव्यू उनका भी हुआ है आसमा शरादी साहबा के साथ उन्होंने, तो उस इंटरव्यू में आसफ़ अली ज़रदारी साहब, एक तो इलेक्शन के हवाले से उनका और बिलावल भुट्टो ज़रदारी का मौक़िफ़ जो है उसमें एक तज़ाद नज़र आता है यहाँ भी। हाँ, ये ज़रूर है कि इससे पहले एक इंटरव्यू जो हामिद मीर साहब को दिया था उसमें इन्होंने कहा था कि वो मैच्योर नहीं है अभी बिलावल, उसको ट्रेनिंग की ज़रूरत है। फिर बिलावल साहब दुबई चले गए। अब इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा जी बिलावल जो है उनको सियासत सिखाने की ज़रूरत नहीं है, उनको पता है, यानी कि अब वो कम से कम अपने उस मौक़िफ़ से हट गए हैं जो वो कहते थे कि अभी बच्चा है। लेकिन वो कहते हैं कि इलेक्शन अगर कोई हफ्ता 10 दिन आगे पीछे हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं है, यानी कि 8 की जो तारीख दे दी गई जो पत्थर पे लकीर थी। अब आसफ़ अली ज़रदारी साहब ने भी, मौलाना फजल रहमान अमीर मुकाम के बाद आसफ़ अली ज़रदारी साहब ने भी कह दिया कि ये पत्थर की लकीर मिटाई जा सकती है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर 8 फरवरी से आगे मामला जाएगा तो कितना आगे जाएगा, ये फिर कौन डिसाइड करेगा, क्योंकि अभी तो लग रहा है ना कि 8 को इंतखाबात हो जाएंगे। क्योंकि हाँ, ये अलग बात है शेड्यूल नहीं आया, अगले 2 से 4 दिन के अंदर अंदर शेड्यूल आ जाएगा, सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। और इसके साथ साथ जनाब आसफ़ अली ज़रदारी साहब का ये भी कहना है कि उन्होंने जब ये सारा मतलब इमरान खान को घर भेजने का फ़ैसला किया, और किया क्यों, अच्छा वो बड़ी मज़े की बात है। एक तो वो इमरान खान को जो है वो मेरा ख़्याल है कि जाहल करार दे रहे हैं, और उनका ये भी ख्याल है कि इनकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान भी हुआ, और अगर इन्हें घर ना भेजा जाता तो मज़ीद नुकसान होता। लेकिन वो कहते हैं कि यही इमरान खान जो इन्हें कभी धमकियां देता था, जब इसको घर भेजने का हमने प्रोसेस शुरू कर दिया, कमिटमेंट्स हमारी हो गई, तो उस वक़्त इमरान खान ने एक दोस्त के ज़रिए पैगाम भेजा और हमें कहा गया कि जी हाफ़ टेन्योर हमारा और हाफ़ आपका, ये डील आप हमारे साथ कर लें और आप ये इस वक्त जो कर रहे हैं वो ना करें। तो कहते हैं जी मैंने उनको उस वक्त इनकार कर दिया था, जवाब दे दिया था, क्योंकि मैं कमिटमेंट कर चुका था। और इसके साथ साथ शहबाज शरीफ के हवाले से भी उनके काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए हैं। हालांकि ये सोचा ये जा रहा था कि शायद अगली हुकूमत भी कोई इत्तेहादी हुकूमत बनेगी, और अगर इत्तेहादी हुकूमत होगी तो उसको शहबाज शरीफ साहब लीड करेंगे। मियाँ साहब का ऐसा मिजाज नहीं, बड़े मियाँ साहब का, कि वो इत्तेहादी हुकूमत चला सकें। लेकिन आसफ़ अली ज़रदारी साहब कहते हैं कि मेरा उनके साथ जो है वो जो अपना ज़हनी हम आहंगी है ना, वो बिल्कुल नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद हम साथ चले हैं। और साथ चलने की वजह जो है वो सिर्फ़ वो नलायक आदमी था, उसकी जाहलियत की, कि जिसकी वजह से हमें जो है वो एक दूसरे को बर्दाश्त करना पड़ा और साथ चलना पड़ा। और इसी तरह आसफ़ अली ज़रदारी साहब का ये जो इंटरव्यू है इसमें और कई किस्म की बातें हैं, लेकिन शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का ये जो रेफरेंस है सुप्रीम कोर्ट में, इस पर चूँकि ये खुद इन्होंने दायर किया था बतौर सदर, तो इस पर आसफ़ अली ज़रदारी साहब का ये कहना है कि जी वो इसे खुशाइंद समझते हैं।
चलें देर आयद दुरुस्त आयद, लेकिन इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाना चाहिए। और जबकि इस हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने एक पिटीशन भी दायर की है कि इसकी प्रोसीडिंग जो है, जैसे सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो था एक्ट, उस मुकदमे को लाइव चलाया गया, इससे भी लाइव चलाया जाए ताकि लोगों को पता चल सके कि इस क्या कुछ हुआ या क्या कुछ हो रहा है और भुट्टो साहब के साथ उस वक्त क्या जुल्म किया गया था। और जनाब अब हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ के फ़्रॉड की। अच्छा, तहरीक इंसाफ ने अपने दौरे हुकूमत में कई फ़्रॉड किए हैं। ये मैंने ख़बर वैसे आपके साथ पहले शेयर की थी और मैंने आपको बताया था कि ये जो अफ़गानों के मामले पे इमरान खान जेल से कुछ ट्वीट्स कर रहे हैं ना, उनके बिहाफ पे ही हो रही हैं जो भी हो रहा है, जिसमें वो ये तासुर दे रहे हैं कि जी हमारे दौरे हुकूमत में अफ़गानों को रायतें दी गई और अब मौजूदा दौरे हुकूमत में अफ़गान भाइयों की तज़लील की जा रही है और अफ़गानों से कहा जा रहा है कि जी आप इनके ख़िलाफ़ उठ खड़े हों। तो उसमें मैंने आपसे कहा था कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में अफ़गानों जो गैर कानूनी अफ़गान हैं उनको पाकिस्तान आने की इजाज़त भी दी गई और इनकी रजिस्ट्रेशन मतलब इनको गैर कानूनी शनाख्ती कार्ड भी दिए गए। और अब इस बात की तस्दीक भी की है और दावा भी किया आसफ़ अली ज़रदारी ने, और वो ये कहते हैं कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में गैर कानूनी अफ़गानियों को पाकिस्तान में रजिस्टर्ड किया गया वोटर के तौर पे, यानी कि उनको शनाख्ती कार्ड बना के दिए गए, उनको वोटर के तौर पे रजिस्टर्ड किया गया, चूँकि ये एक प्लान का हिस्सा था कि इन लोगों के ज़रिए तहरीक इंसाफ दोबारा बरसरे इक़्तिदार आती और इन लोगों को वोटर बनाकर, वैसे जो कुछ इमरान खान ने लाहौर में किया ना, हमने जो कुछ देखा है, तो भाई वाकई जरदारी साहब की ये बात बिल्कुल सच है कि ये ख़तरनाक प्लान था। ये पाकिस्तान में खाना जंगी जैसी सूरत हाल पैदा करने का मंसूबा था। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर अफ़गानी, देखें अफ़गानी हमारे हमसाए हैं, हमारे मुसलमान भाई हैं, अगर वो मुसीबत में हैं तो हमें उनका साथ देना चाहिए, लेकिन जब उनके मुल्क में अमन हो चुका है तो उन्हें अपने मुल्क वापस जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर कभी उन्हें हमारी किसी सपोर्ट की ज़रूरत हो तो हम हाज़िर हैं, लेकिन वो शहरी अफ़गानी है तो लिहाजा उनका हक़ है कि वो अफ़गानिस्तान में जाएँ, वहाँ पर जाके सियासत भी करें, जो उनका दिल करता है वो करें। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पे आके अगर आप यहाँ पे गैर कानूनी इक़दामात या इस तरह की सरगर्मियों में मुलव्वस होंगे तो फिर आप ये भी कहेंगे जी हम आपके मुसलमान भाई हैं और हमारे साथ दरगुजर करें, तो फिर आपको भी हमारे साथ दरगुजर करनी चाहिए थी ताकि मामला यहाँ तक ना पहुँचते। और इमरान खान का आलाकार नहीं बनना चाहिए। इमरान खान जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक प्रोजेक्ट है, लिहाजा उसकी तो हकीकत पूरे पाकिस्तानी कौम के सामने यहाँ हो चुकी है। तो लिहाजा अफ़गानियों से ये दरख्वास्त की जाती है कि आप पाकिस्तान का ख्याल करें और इस दोस्ती को, इस भाईचारे को जो है वो इसी तरह से कायम-ओ-दायम रखा जाना चाहिए। अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।